हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जैसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बोला था या आपकी रिक्वेस्ट भी थी कि सर क्या किया जाए, जो हम लोग के चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, उस पर जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकती है उसे आप एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएं और उसमें उसे डिस्कस करें। तो मैं इस वीडियो में वही आपका जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या जो इस पूरे चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और बेसिकली डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इससे आपसे पूछूंगा। आपको रिकॉल होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको उसका आंसर मन में बनना चाहिए, ठीक है, कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। और मैं उसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं डिस्कस भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेवल्स। ऐसी गवर्नमेंट मतलब बताइए जहाँ पर क्या होती है, 2 और 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, आपको आंसर बन गया है, लेकिन फिर भी देखिए ऑप्शन देख लेता हूँ मैं। कॉलिजन गवर्नमेंट पहला ऑप्शन दिया हुआ है। कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, मैंने बताया था कि जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या करती है, दूसरे पार्टीज के साथ अलायंस करके जो गवर्नमेंट बनाती है उसे हम कॉलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। सेकंड, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये अलग तरह की एक गवर्नमेंट होती है। मैंने बताया था जो बेल्जियम में बेसिकली बना था, जो लैंग्वेज के आधार पर या कुछ ऐसी सेक्शन होती है जिससे पर रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट बनती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट उसे बोलते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, थर्ड जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, जब पावर पूरी तरह से सेंट्रल अथॉरिटी के पास सेंट्रलाइज हो उसे यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। जहाँ जहाँ पर पावर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास डिवाइड नहीं हो तो यूनिटरी गवर्नमेंट होगा। यहाँ पर तो 2 और मोर लेवल्स की बात की जा रही थी, यूनिटरी गवर्नमेंट भी इसका आंसर नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, कि फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि अलग अलग टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी से पावर लेकर स्टेट और स्टेट से लोकल, तो इस तरह की जो अलग अलग टीयर्स होती है उसे फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये आंसर होगा, बिल्कुल आंसर होगा। 2 और मोर लेवल्स की बात की जा रही है, तो कौन सी गवर्नमेंट में 2 और मोर लेवल्स होंगे, तो फेडरल गवर्नमेंट में। तो फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जहाँ पर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से लोकल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द गिवन कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या कमिंग टुगेदर फेडरेशन मैंने आपको डिस्कस कर चुका है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ जुड़कर एक साथ मिलके क्या करते हैं, एक बिगर यूनिट बनाते हैं, उसे हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और होल्डिंग टुगेदर क्या होता है कि जब एक लार्ज कंट्री ऐसा डिसाइड करती है कि वो पावर क्या करेगी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में डिवाइड करेगी, उसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है स्पेन। तो स्पेन तो मैंने बताया कि ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। सेकंड, बेल्जियम भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड जो है इंडिया, तो इंडिया ने में भी क्या है कि सेंट्रल अथॉरिटी से पावर क्या किया गया, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। तो इंडिया भी क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल। और लास्ट जो है यूएसए, तो यूएसए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। क्योंकि यूएसए में पावर क्या किया गया है, अलग अलग स्टेट्स क्या हुए हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ जुड़ के और एक बड़ा सा यूनियन बनाए हैं जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर यूएसए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द स्टेट एंड सेंटर ऑन अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैंने ये आपको स्पेसिफिक आंसर भी इसका बताया, आपको आंसर बन गया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में जितनी भी लॉज है, कंकरेंट लिस्ट में पहले लॉज कौन सी होती है, तो जो सेंट्रल और स्टेट की इंटरेस्ट की लॉज होती है, जिस पे लॉज कौन बनाते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल के लॉज बनाते हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या होती है, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट में होती है, ये सारी सब्जेक्ट। और इस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, मिल के लॉज बनाती है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो किनके द्वारा मतलब लॉज बनाए गए या कौन इस पे एक तरह से किनके द्वारा बनाई गई लॉ इसमें प्रिवेल किया जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने बताया किस किनके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई लॉज इस पर क्या होगी, प्रिवेल होगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी वही क्या किया जाएगा, इफेक्ट में लाया जाएगा। इसका आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स। यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी सब्जेक्ट
रखी गई है, तो मैंने बताया था कि यूनियन लिस्ट में वो सारी सब्जेक्ट रखी गई जो सेंट्रल इंटरेस्ट की हो, या यूनियन मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वो सारी सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हो उसे यूनियन लिस्ट में रखा गया। तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया गया पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सारी सब्जेक्ट जो है ये स्टेट लिस्ट में रखी गई, जो स्टेट एक तरह से बोल सकते हैं कि या लोकल इंटरेस्ट या लोकल इंपॉर्टेंस की बातें होती, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? स्टेट लिस्ट की है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाएगी, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट में रखी गई। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, ये मैंने आपको बताया है, जो आप ऑप्शन 2 है ये कंकरेंट लिस्ट में रखी गई है। और जो जो ऑप्शन है आपका, जो थर्ड ऑप्शन है, तो ये क्या पूछ रहा है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी जितने भी सब्जेक्ट है वो क्या है? नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें हैं। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें हैं। इसे किस लिस्ट में रखा गया? यूनियन लिस्ट में। तो आपका इसका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी और कम्युनिकेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट? कौन सा सब्जेक्ट इसमें से स्टेट लिस्ट में इंक्लूड नहीं है? देखिए सबसे पहली बात कि इसमें ऑप्शन देख लीजिए तो कौन कौन सी होगी। तो जैसे कि ऑप्शन आपका नेशनल डिफेंस दिया हुआ है, लॉज एंड ऑर्डर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है। तो लॉ है, लॉज एंड ऑर्डर क्या होंगे? लॉज और जितने भी ऑर्डर होंगे किसी भी स्टेट का, तो उस पर तो वो क्या करेंगे? उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉज बना ही सकते हैं ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपको है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये कहीं ना कहीं इस पर स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉज बनाते हैं। लेकिन नेशनल डिफेंस की बातें हो गई, जितनी भी नेशनल डिफेंस से रिलेटेड बातें होती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की होती है, तो उस पर कौन अभी लॉज बनाते हैं? मैंने आपको बताया, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 6 नंबर है कि विच ऑफ द 3 रिएक्शंस टू फॉलोइंग लैंग्वेज पॉलिसी होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया? वेरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा। बोल रहा है कि जो इसमें से 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो हमारे इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है? तो उस लैंग्वेज पॉलिसी के टुवर्ड्स इस तीनों में से कौन सा बातें सही होती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो सही प्रतीत होती है, सही लगती है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी के टुवर्ड्स? तो मैंने आपको बताया है इसका आंसर। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस एज दे मेक एवरी वन कॉन्शियस ऑफ दियर लैंग्वेज। तो सबसे पहला कह रहा है कि हमारी सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या हमारे स्टेट्स को अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड कर दिया है? क्या हमने अपनी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा है, इस तरह से डिवाइडेशन हुआ है क्या? नहीं, ये आंसर बिल्कुल गलत होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड कह रहा है कि द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज़ स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। बिल्कुल ये सही है। मैंने क्या बताया है कि ऐसा डर था अलग अलग लीडर्स को कि क्या करेंगे, लैंग्वेज के आधार पे अगर हम किसी लैंग्वेज पॉलिसी को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, लैंग्वेज के आधार पे इस तरह से अगर हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होगी, हमारी अलग अलग डिवाइडेशन हो सकती है कंट्री में। लेकिन जो इसका रिजल्ट क्या आया बाद में, ऐसा आया कि जो हमने लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की है उस लैंग्वेज पॉलिसी से हमने किसी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, तो सभी लैंग्वेज को हमने अडॉप्ट किया है। तो इसकी जो हमारी नीति थी, जो लिबरल नीति थी, इससे क्या हुआ है, ये हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया है और हमारी नेशनल यूनिटी को और स्ट्रेंथ किया है, और स्ट्रेंथ हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, हाउ मैनी शेड्यूल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये मैंने आपको बताया है, इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा कि कितने ऐसे शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं, मतलब हिंदी के अलावा कितने ऐसे शेड्यूल लैंग्वेज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो ये इसका आंसर मैंने आपको बताया, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि हिंदी के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज। तो इसका क्या आंसर होगा? हिंदी के अलावा हमने क्या किया है, 21 शेड्यूल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है। ये इसका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका है द सिस्टम ऑफ पंचायती राज, अब पंचायती राज वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट्स होगा तो आप पूछेंगे स्पेसिफिक। नेक्स्ट जो है पंचायती राज सिस्टम वाला जो सेक्शन है, इसमें क्या है कि द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें किस तरह से जो सिस्टम जो क्रिएट है वो कैसा है? तो देखिए, तो पहला ऑप्शन कह रहा है द विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट है क्या?
नहीं होगा ना, इसमें तो स्टेट की बात ही नहीं होगी, इसलिए तो लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल बॉडीज इसमें होगी, तो विलेज होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लेवल होगी नहीं होगी। सेकेंड जो इसका ऑप्शन है द विलेज स्टेट एंड यूनियन, तो स्टेट और यूनियन की बात ही नहीं होगी। थर्ड जो ऑप्शन है द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही होगा। क्या है आपका जो पंचायती राज सिस्टम है वो क्या है, एक जो सिस्टम क्रिएशन जो कहाँ से होती है, विलेज से शुरू होती है और डिस्ट्रिक्ट तक आती है। तो इसमें क्या होगा, विलेज लेवल होगा, ब्लॉक लेवल होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। और अलग अलग गवर्नमेंट को क्या बोला जाए, जैसे जो विलेज लेवल पर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपको पता है? तो जो विलेज लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत बोला जाता है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट होती है जो ब्लॉक लेवल पर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। और नेक्स्ट जो आप लोगों का है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसे हम बोलते हैं जिला परिषद। ये आप लोगों को पता है, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप 9 है आपका, व्हाट इज द गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल कॉल्ड। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, पंचायत समिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचायत समिति। तो इसे आप याद रखिए, 3 इसका आंसर होगा। ग्राम सभा तो क्या होता है, ग्राम सभा मैंने आपको बताया, ग्राम सभा एक बॉडी होती है जो बेसिकली क्या होती है, जहाँ पर ऐसी जो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है उस गांव के, उसे ग्राम सभा बोलते हैं, ठीक है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया था कि जो विलेज लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, जो विलेज लेवल पर वर्क करती है, उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। और उस ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। तो इसका आंसर 9 का आंसर हो जाएगा पंचायत समिति 3। 10 जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, बाय व्हाट नेम लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन एरिया कॉल्ड, ठीक है। अर्बन एरिया में जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है म्यूनसिपाल्टीज़, बिल्कुल म्यूनसिपाल्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। म्यूनसिपाल्टीज़ भी बोला जाता है। जो टाउन्स होते हैं, छोटे सिटीज़ होते हैं, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसको कौन क्या बोलते हैं, म्यूनसिपाल्टीज़ बोलते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सेकेंड ऑप्शन है, बिल्कुल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी बोला जाएगा। जो बिग सिटीज़ होते हैं वहाँ पर जो वर्क करते हैं उसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है। थर्ड जो है पंचायत समिति, तो ये पंचायत समिति नहीं होगा, क्योंकि पंचायत समिति क्या होते हैं, जो एक रूरल, इट मीन्स कि पंचायती राज सिस्टम होते हैं, रूरल एरियाज़ में जो लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ वर्क करती है उसे पंचायत समिति बोलते हैं। और तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यूनसिपाल्टीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। तो वही 4 है, बोथ A1 एंड 2 आर ट्रू हो जाएगा, मतलब म्यूनसिपाल्टीज भी हो जाएगा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी हो जाएगा। और म्यूनसिपाल्टीज जो होते हैं तो वहाँ के जो हेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल चेयरपर्सन बोला जाता है। और बिग सिटीज़ में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उसके हेड को क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल हेड को मेयर बोला जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन था मैंने डिस्कस किया है, आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस में ऐसा डाउट्स होगा, कुछ ऐसी परेशानी होगा तो आप मुझसे स्पेसिफिक पूछ सकते हैं।